हे गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री ट्यूटोरियल ऑल यू नीड टू नो। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं लाइन बाय लाइन क्लास 11 की एनसीईआरटी, जिसका चैप्टर नंबर 8 है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सेल। सेल क्या है? तो देखिए, जब आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपको लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें दोनों दिखाई देती। कभी आपने क्वेश्चन किया है व्हाट इज़ इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग? वो क्या चीज़ है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग या नॉन लिविंग बनाती है? तो आपको आंसर मिलेगा प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की प्रेजेंस होना, जो कि है सेल। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। देखिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी के सभी सेल से मिलकर बने हुए हैं। कुछ मल्टी सेल्यूलर एनिमल होते हैं जैसे कि हम लोग, कुछ यूनिसेल्यूलर एनिमल होते हैं जैसे कि एल्गी वगैरह। देखिए, जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं लाइक एल्गा, तो वो क्या है, वो अपने सारे वर्क इंडिपेंडेंटली करते हैं। लाइक जैसे हम लोग फूड को इनटेक करते हैं वो भी करते हैं, हम लोग एक्सक्रीशन करते हैं वो भी करते हैं, हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं वो भी करते हैं। वो सिंगल सेलुलर होने के बावजूद भी वो सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं जो हम लोग करते हैं। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसे डिस्क्राइब किया था। अब बात करते हैं सेल थ्योरी की। तो इन 1838 श्लीडन नाम के एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को ऑब्जर्व किया और उन्होंने ये बताया कि अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो सभी एक सेल से मिलकर बने होते हैं। जो सेल है वो टिश्यू को फॉर्म करती हैं। उसी टाइम पर एक और साइंटिस्ट थे जो कि थे श्वान। उन्होंने 1839 में, ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, वो भी अलग अलग एनिमल सेल्स को एग्जामिन कर रहे थे और उन्होंने ये बताया कि जो एनिमल की सेल है वो एक आउटर लेयर से मिलकर बनी होती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उन्होंने ये भी बताया अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि प्लांट टिश्यू में जो सेल की प्रेजेंस होती है वो एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का। देखिए, हमारी जो एनिमल बॉडी होती है उसमें भी कोई सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, और जो प्लांट की सेल होती है उसमें एक सेल वॉल होती है जो कि प्लांट की सेल का एक यूनिक कैरेक्टर है। इसी बेसिस पर स्वान ने एक हाइपोथेसिस बताई कि सभी जो एनिमल बॉडी है या प्लांट की बॉडीज हैं वो सेल से मिलकर बनी होती हैं या प्रोडक्ट ऑफ सेल हैं। श्लीडन और स्वान ने एक सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि देखिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन की कि जो हमारी प्लांट बॉडी है या फिर एनिमल बॉडी है वो सेल या फिर सेल के किसी न किसी प्रोडक्ट से मिलकर बनी होती है, लेकिन वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म, कि नई सेल कैसे बनती है। इसके बाद आए जो नेक्स्ट वैज्ञानिक थे रुडोल्फ वर्च्यू। उन्होंने 1855 में फर्स्ट टाइम ये एक्सप्लेन किया कि जो सेल होती है वो डिवाइड होती है और डिवाइड होकर नई सेल को बनाती है जिसे प्री एग्जिस्टिंग सेल कहते हैं, उससे नई सेल को बनाती है। तो उन्होंने इस हाइपोथेसिस को मॉडिफाइड किया जो कि श्लीडन और स्वान की सेल थ्योरी थी और उन्होंने उनकी थ्योरी को फाइनल शेप दिया। तो अब सेल थ्योरी से हमें ये पता चलता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, जो कि श्लीडन एंड स्वान ने बताया था। उसके बाद आगे उसको शेप दिया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सभी सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज करती हैं। तो इसी को ही बोलते हैं सेल थ्योरी। देखिए, सबसे पहले फिर से एक बार इसको रिपीट कर रहे हैं
कि श्लीडर ने 1838 में बहुत सारे प्लांट्स को एग्जामिन किया और ये ऑब्जर्व किया कि वो अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर बनी होती हैं और सेल मिलकर बहुत सारी अ ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू कहते हैं। उसी टाइम पर 1839 पे श्वान ने, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, वो भी एनिमल पर रिसर्च कर रहे थे उसके सेल पर, और उन्होंने बताया कि एनिमल की जो आउटर थिन लेयर होती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो प्लांट में सेल वॉल है ये उसका एक यूनिक कैरेक्टर है। तो इस तरह से एक थ्योरी, सेल थ्योरी आई, जिससे हमें ये पता चला कि जो एनिमल सेल है या प्लांट सेल है वो सेल से या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर बनी होती हैं। लेकिन ये थ्योरी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं थी, क्योंकि हमें ये नहीं पता चल रहा था कि जो न्यू सेल है वो कैसे बनती है। तो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्चू, 1855 में उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइड होती है, न्यू सेल बनाती है, और कौन सी सेल, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होती है, पहले वाली सेल होती है, वही डिवाइड होती है और नई सेल बनाती है। तो इस तरह से ये थ्योरी को मॉडिफाई हो गई और फाइनल शेप मिला। अब बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर की, शेप की। देखिए जो सेल है वो बहुत ज़्यादा डिफ़र करती है साइज़ में, शेप में, एक्टिविटीज़ में। आप ये डायग्राम देख रहे हैं तो देखिए आरबीसी, उसका शेप देख लीजिए, वाइट ब्लड सेल्स, इसका शेप देख लीजिए, और कॉलुमनर एपिथेलियल सेल है, लॉन्ग एंड नैरो होती है। ये अपनी नर्व सेल देख लीजिए, ब्रांच एंड लॉन्ग होती है। अट्रेकाइट देख लीजिए, ये एलोंगेटेड होती है। म्यूजोफिल सेल्स देख लीजिए, राउंड एंड ओवल शेप होती है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़र करती है साइज़ में, शेप में, यहाँ तक अपनी एक्टिविटीज़ में। एग्जाम्पल ले लेते हैं माइकोप्लाज्मा का। ये एक स्मॉलेस्ट, सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट सेल है। इसकी लेंथ अप्रॉक्स 0.3 माइक्रोमीटर होती है। इसके अलावा अगर बैक्टीरिया की बात करें तो 3 to 5 माइक्रोमीटर होती है। और सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल जो कि है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर ले ह्यूमन की, उसमें आरबीसी अप्रॉक्स 7 माइक्रोमीटर उसका डायामीटर होता है। नर्व सेल की बात कर ले तो ये लॉन्गेस्ट सेल है। तो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं, अपने फंक्शन में भी वो अलग होती है, शेप में भी अलग होती है, साइज में भी अलग होती हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। देखिए सेल्स दो टाइप की होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स है, एक यूकैरियोट सेल्स है। तो प्रोकैरियोटिक सेल किसमें प्रेजेंट होती है, वो रिप्रेजेंट करती हैं बैक्टीरिया, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोप्लाज्मा एंड पीपेलो, प्लूरोपनीमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म में। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर होती है और बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करती हैं, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल करती हैं, उससे बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से ये मल्टीप्लाई करती हैं। प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल। इनमें एक सेल वॉल होती है जो उसको सराउंड करती है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इन द साइटोप्लाज्म। एक जो मैट्रिक प्रेजेंट होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसमें नो वेल डिफाइंड, बहुत ज़्यादा क्लियर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। नो ऑर्गेनल्स, कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गई, ये सारी चीज़ें जैसे कि यूकैरियोट्स में पाई जाती हैं, एक्सेप्ट राइबोसोम्स। लेकिन राइबोसोम्स ज़रूर पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। इनमें बहुत अलग अलग टाइप की यूनिक चीज़ें पाई जाती है। आई स्पेशलाइज डिफरेंशिएट्स फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोजोम। इसमें एक स्पेशलाइज डिफरेंशिएटेड फॉर्म होती है सेल की जिसे मीजोसोम कहते हैं। इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट। ये प्रोकैरियोट की कैरेक्टरिस्टिक है जो कि जैसे बैक्टीरिया वगैरह में पाए जाते हैं। दे आर इसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है। अब बात करते हैं राइबोसोम्स की, जो कि प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं।
इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। किससे एसोसिएटेड होते हैं? सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर एंड 20 नैनोमीटर इन साइज एंड आर मेड ऑफ 2 सब यूनिट्स। देखिए इनका जो साइज होता है वो 15 to 20 नैनोमीटर होते हैं और ये 2 सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, एक 50s और दूसरी 38, विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म 70s प्रोकैरियोट्स राइबोसोम। जब ये दोनों मिल जाती हैं तो वो 70s प्रोकैरियोट राइबोसोम बनाती हैं। राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए राइबोसोम्स में ही प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है, तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस एक तरह से कहाँ होता है? राइबोसोम्स में होता है। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। बहुत सारे राइबोसोम हैं जो कि अटैच हो जाते हैं सिंगल mRNA से और वो एक चेन को फॉर्म करते हैं जिसे पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स कहते हैं। The ribosomes of a polysome translate the mRNA into protein। जो राइबोसोम का जो पॉलीसोम होता है राइबोसोम को, वो mRNA को ट्रांसलेट करता है इनटू प्रोटीन। राइबोसोम में ही ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, mRNA को वो प्रोटीन में। ट्रांसलेशन क्या होता है? mRNA का प्रोटीन में बनना, यही ट्रांसलेशन कहलाता है, तो उसको ट्रांसलेट कर देता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो गई। और गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जो गैस वैक्यूल होते हैं वो ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। देखिए जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई में पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में एक साइटोप्लाज्म में कंपार्टमाइजेशन होता है, जैसे कि देखिए उसमें इसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो उनकी एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गई, उन सभी की अपनी एक मेम्ब्रेन होती है। तो यही कहना चाह रहे हैं इसमें। इसके बाद है कि सभी जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो आइडेंटिकल नहीं होती हैं, उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। प्लांट और एनिमल सेल को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किस फॉर्म में या किस चीज़ के हिसाब से हम लोग उसको कर सकते हैं डिफरेंशिएट, उनकी सेल वॉल के हिसाब से, प्लास्टिड के हिसाब से। देखिए जो प्लांट होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लास्टिड होता है एंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जो कि एनिमल सेल्स में नहीं होता है। ऑन अदर हैंड एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल्स। एनिमल सेल में क्या होते हैं? सेंट्रियोल्स में होते हैं, जो कि ज़्यादातर सभी प्लांट में एब्सेंस होते हैं। और इसके अलावा क्या होता है एनिमल सेल में? उसमें प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब आपको दिखाते हैं ये देखिए जो याला डायग्राम है ये है प्लांट सेल का और ये जो नीचे वाला डायग्राम है ये एनिमल सेल का है। सबसे पहले जो मेन डिफ्रेंशिएशन है इन दोनों का, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? सेल वॉल से। जो प्लांट सेल है उसमें ये देखिए ये है, यहाँ पर सेल वॉल पाई जाती है, यहाँ पर सेल वॉल पाई जा रही है और यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ एनिमल सेल में नहीं पाई जा रही। सबसे पहले सेल वॉल होगी, उसके बाद यहाँ पर मिडल लैमेला पाया जा रहा है। मिडल लैमेला के बाद थर्ड नंबर पर यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जा रही है। उसी तरह से अगर हम लोग एनिमल सेल को देखेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, कोई भी सेल वॉल या फिर मिडल लैमेला नहीं पाई जाती है। इसके अलावा और बात कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये सारी चीज़ें तो कॉमन है। और गोल्गी अपरेटर्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियस हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, इसमें ये सारी चीज़ें हैं। मोस्टली ये सारी चीज़ें कॉमन है, ठीक है। बस मेन डिफरेंट क्या होता है? सेल वॉल का होता है और जो बताया था प्लास्टिड का होता है और जो लार्ज वैक्यूल्स होती हैं उनका मेन डिफरेंट होता है। बाकी दोनों में अप्रॉक्स एक सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। देखिए द सेल मेम्ब्रेन इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन की। जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, वो लिपिड और प्रोटीन की मिलकर बनी होती है। और जो
मेजर लिपिड होता है वो कौन होता है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। ये बाइलेयर अरेंज होते हैं, आपको डायग्राम भी दिखा रहे हैं। देखिए ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ये है फॉस्फोलिपिड्स, ये बाइलेयर अरेंज होते हैं, एक यहाँ पर एक इस साइड है, ये इनका हेड है, ये टेल है, और इधर ये इसका हेड है और ये टेल है। तो ये फॉस्फोलिपिड्स हैं वो बाइलेयर अरेंज होते हैं। अब बात करते हैं लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज होते हैं विद द पोलर हेड टुवर्ड द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड द इनर पार्ट। वही सारी चीज़ें तो हैं। देखिए जो इनका हेड होता है वो इस साइड है और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो इनर साइड है। This ensures that the non-polar tail of the saturated hydrocarbon, ये हमें ये बताता है ये जो non-polar tail saturated hydrocarbon की है इस protected from, ये protected होती है किससे, aqueous environment से। जो aqueous environment होता है उससे ये protected होती है। इसके साथ साथ फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं। डायग्राम में देखिए जो मेम्ब्रेन में यहाँ पर देखिए कोलेस्ट्रॉल भी पाए जा रहे हैं। अब इसके बात करते हैं, इसके बाद क्या हुआ, देखिए बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुई, उससे ये पता चला कि मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन द डिफरेंट सेल टाइप। जिस तरह की सेल टाइप होगी अलग अलग सेल टाइप में प्रोटीन और लिपिड का रेशियो अलग अलग होता है। इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द यूकैरियोट हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन। ह्यूमन बींग में क्या होता है, अप्रोक्स 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। Depending on the ease of extraction, membrane protein can be classified as integral and peripheral। देखिए उनके एक्सट्रैक्शन के हिसाब से मेम्ब्रेन प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया है एज इंटीग्रल और पेरिफेरल। पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन की सरफेस होगी वहाँ पर पेरिफेरल प्रोटीन पाई जाएगी। आप समझ सकते हो, देखिए जो सरफेस है वही पेरिफेरी होती है तो पेरिफेरल प्रोटीन्स वहीं पर पाई जाती है। वाइल इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन, और जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है वो या तो पार्शली या फिर टोटली बरीड होती है, धसी होती है, उसके अंदर होती है मेम्ब्रेन के। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। देखिए जो पेरिफेरल, ये प्रोटीन की बात हो गई, ये फॉस्फो लिपिड बाइलेयर की बात हो गई, ये कोलेस्ट्रॉल है और ये कुछ शुगर है। An improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in 1972। देखिए एक improved मॉडल को रिप्रेजेंट किया गया, प्रपोज किया गया बाय सिंगल एंड निकोलसन। कब, 1972 को। वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसे किस नाम से जाना जाता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पर। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वाशी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, जो देखिए क्वाशी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड का, इनेबल करता है, क्या इनेबल करता है, क्या करता है, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के लेटरल मूवमेंट को वो अलाउ करता है विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। ये जो इसकी बाइलेयर है यहाँ पर ये प्रोटीन के मूवमेंट को अलाउ करता है। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एट इट्स फ्लूइडिटी। ये जो एबिलिटी है इसके मूवमेंट की विद इन द मेम्ब्रेन, उसे हम लोग बोलते हैं फ्लूइडिटी। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ। अब ये किस फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, ईटीसी, ये सारी चीज़ों में ये हेल्पफुल होता है। अब आगे चलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। देखिए जो सबसे मेन फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर देती है बिल्कुल अक्रॉस इट, मतलब अपने से आर पार बिल्कुल कर देती है। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल टू सम मॉलिक्यूल्स। जो मेम्ब्रेन है वो कुछ चीज़ों के लिए, कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए परमेबल होती है, वो उसे परमिशन देती है कि आप पास आउट हो सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए नहीं होती है। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है वो ब्रीफली पूरी तरह से अक्रॉस कर जाते हैं, मेम्ब्रेन को पार कर जाते हैं विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, कि उनको कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। इस प्रोसेस को, इसे ही कहते हैं
पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसे क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसके अलावा जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वो भी मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू उसको मूव अक्रॉस कर जाते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन, वाटर भी मूव कर जाता है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, वाटर का मूवमेंट अगर डिफ्यूजन से हो तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास आउट नहीं हो पाएंगे थ्रू नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से। दे रिक्वायर अ कैरियर, इन्हें एक कैरियर की, एक वाहक की, किसी हेल्पर की ज़रूरत होगी जो कि एक प्रोटीन होगा, मेम्ब्रेन का प्रोटीन होगा, जो उन्हें फैसिलिटेट करेगा, जो उन्हें ईजिली जाने देगा देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कि वो मेम्ब्रेन से अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर सके। अ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, बहुत सारे आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाकर वो मूव करते हैं फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। ऊपर बात हुई थी हायर से लोअर कंसंट्रेशन की, नीचे बात हो रही है लोअर से हायर कंसंट्रेशन की। सच अ ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस in which ATP is utilized and is called active transport। ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जिसमें किसी कैरियर की ज़रूरत हो, किसी एनर्जी की ज़रूरत हो, किसी दूसरे पर डिपेंड रहे तो उसे, या फिर उसमें ATP का यूटिलाइज हो तो उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, जिसका एग्जाम्पल है Na+ NK+ पंप, जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है। अभी हम लोग ने बात की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो एनिमल्स में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं सेल वॉल, जो प्लांट में पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पाई जाती है प्लांट्स में, बट सेल वॉल इसका स्पेशल कैरेक्टर है, यूनिक कैरेक्टर है, जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। देखिए, अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल, एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होती है जिसे कि सेल वॉल कहते हैं। फॉर्म्स बनाती है एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स, जो प्लांट्स और फंजाई की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग बनाती है उसे सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप, सेल वॉल ना कि शेप देती है बल्कि प्रोटेक्ट करती है सेल को फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन से। ना ही वो शेप देगी, बल्कि देखिए जो आउटर, अगर आप प्लांट को देखोगे जो कि उसकी आउटर कवरिंग होती है वो कितनी हार्ड होती है, वो किस लिए होती है, वो सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए ही होती है या फिर उसके मैकेनिकल डैमेज को, इन्फेक्शन को बचाने के लिए ही होती है, तो वही चीज़ है। इट ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंट्रैक्शन, ये और क्या करती है, सेल टू सेल इंट्रैक्शन में हेल्प करती है एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और जो अनडिजायरेबल माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बैरियर होते हैं, उनके लिए बैरियर को प्रोवाइड करती है। अब जो एल्गी होती है हैव सेल वॉल, एल्गी में भी सेल वॉल होगा क्योंकि प्लांट है। मेड ऑफ सेलुलोज, किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से, ग्लैक्टेंस के मैनेंस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। वाइल इन अदर प्लांट, इसके अदर प्लांट में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी सेल वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, जो प्राइमरी सेल वॉल होती है या वॉल होती है वो ग्रोथ की कैपेबल होती है, विच ग्रेजुअली डिमिनिश एज द सेल मैच्योर्स, द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर। अब इसके बाद वो क्या करती है, सेल मैच्योर होती है और सेकेंडरी वॉल में को बनाती है इनर की तरफ, अंदर की तरफ। द मिडल लैमेला इज अ लेयर, अब जो मिडल लैमेली होती है वो एक लेयर होती है मेनली ऑफ कैल्शियम पिक्टेट, जो कैल्शियम पिक्टेट की लेयर होती है, विच होल्ड्स और ग्लूज, जो होल्ड रखती है और ग्लूज या फिर थामे रखती है द डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर, जो अलग अलग टाइप की सेल होती है उसको होल्ड्स करे रहती है, ग्लूज करे रहती है। द सेल वॉल एंड द मिडल लैमेली में भी ट्रांसवर्ड, वो ट्रांसवर्ड हो सकती है बाय प्लाज्मोडेस्टमा। देखिए किसी किसी में सेल वॉल और मिडल लैमेली के जगह पर प्लाज्मोडेस्टमेटा होता है, विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल, जो क्या करता है, नेबरिंग सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है उसको कनेक्ट करता है। चलिए अब बात करते हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा जाएगा, ये चैप्टर ही बड़ा है,
सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये आपके सामने डायग्राम दिख रहा है। तो जब सेल की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी की गई तो ये पता चला कि एक नेटवर्क होता है या फिर एक रेटिकुलम होता है ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का, एक टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का नेटवर्क होता है जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में फैला रहता है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है डिवाइड्स करती है द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू, जो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है उसको दो चीज़ों में, दो कंपार्टमेंट में ये डिवाइड करती है। फर्स्ट को बोलते हैं ल्यूमिनल इनसाइड ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए जो ये वाला पार्ट है इसी को ही बोलते हैं ल्यूमिनल, जो कि इनसाइड ER है। एंड एक्स्ट्रा लूमिनल होता है जो कि साइटोप्लाज्म में ही होता है। देखिए जो ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये तो इनसाइड की तरफ होता है, और यही जो पार्ट है, जो आउटर वाला पार्ट है, वही तो साइटोप्लाज्म में होगा, तो इस वजह से इसे ऐसा बोला गया है। अब इसके बाद अब देखिए ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको नाम दिया गया है, इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया गया है। क्यों? अब यहाँ पर आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो इसमें ये जो सर्कुलर आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये है राइबोसोम्स। ये क्या है? राइबोसोम्स। वो ER, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब ये जो अब इसके बाद है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल। ये फ्रीक्वेंटली सेल में ऑब्जर्व की जाती है कि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होता है, क्योंकि अभी हमने पीछे राइबोसोम में बताया था, उसमें बताया था कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है, वो राइबोसोम में होता है, और जहाँ राइबोसोम प्रेजेंट होगा तो वहीं पर ही तो प्रोटीन सिंथेसिस दिखेगी। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस दिखाई देती है, ठीक है, वो उसमें इन्वॉल्व रहती है। दे आर एक्सटेंसिव होते हैं और कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूअस रहते हैं। इसके बाद करते हैं द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं यहाँ पर लिपिड का सिंथेसिस होता है, लिपिड का फॉर्मेशन होता है। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसाइज इन SER। जो एनिमल सेल में लिपिड होता है जिसका नाम है स्टेरॉयडल हार्मोन, वो सिंथेसाइज होता है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब बात करते हैं गोल्जी एपरेटस की। देखिए एक साइंटिस्ट था कैमिलो गोल्जी, 1898 में उन्होंने फर्स्टली ऑब्जर्व किया था डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर को नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास एक डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया था। उसके बाद इन्होंने इसको नाम दिया गोल्जी बॉडीज़। इसमें बहुत सारी फ्लैट डिस्क शेप सैक्स होते हैं या फिर सिस्टर्नी होती हैं, जो कि 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर इनका डायामीटर होता है। ये जो आपको सिस्टर्नी दिख रही है इसी की बात हो रही है। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये देखिए ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती है। वेरीड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसमें अलग अलग तरह, ये फिक्स नहीं है कि 4 होंगे 5 होंगे, मतलब इसके नंबर कोई फिक्स नहीं है, वेरीड करता है। द गोल्जी सिस्टर्नी आर कंसेक्टिवली अरेंज नियर द न्यूक्लियस। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के पास ये अरेंज होते हैं अलग अलग कॉन्वेक्स में। कोई सिस या फिर फॉर्मिंग फेस करते हैं, कोई सा कॉनकेव ट्रांस या फिर मेच्योरिंग फेस। मतलब इसके 2 फेस होते हैं, एक मेच्योरिंग फेस होता है, एक फॉर्मिंग फेस होता है, जिसे सिस या कॉनकेव ट्रांस भी कहते हैं। द सिस एंड द ट्रांस फेसेस आर द ऑर्गेनल्स आर इंटायरली डिफरेंट। जो सिस और ट्रांस फेसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं बट इंटरकनेक्टेड, लेकिन इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। द गोल्जी ऑपरेटर प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है? वो मटेरियल को पैकेजिंग करने का काम करता है। कौन? गोल्जी ऑपरेटर्स। टू बी डिलीवर्ड आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। जो कि अब ये किसकी पैकेजिंग करता है? मटेरियल की करता है। किस मटेरियल की करता है? जो कि डिलीवर्ड होने वाली होती हैं इंट्रासेलुलर टारगेट में या फिर सेल से के बाहर सिक्रीट होने वाली होती है, उसकी पैकेजिंग करता है।
इसके बाद है मटेरियल्स टू बी पैक, जो भी मटेरियल पैक किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, वेसिकल के फॉर्म में, फ्रॉम द ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फ्यूज विद द सिस फेस। वो किससे फ्यूज करते हैं? सिस फेस से ऑफ द गोल्जी ऑपरेटर, गोल्जी ऑपरेटर की सिस फेस से वो क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं। एंड मूव टुवर्ड द मैच्योरिंग फेज, और मैच्योरिंग फेज से मैच्योरिंग फेज के टुवर्ड मूव करने लगते हैं। दिस एक्सप्लेन्स, ये एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्लेन करता है? वाई द गोल्जी ऑपरेटर रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द ER। ये हमें ये बताता है कि जो गोल्जी ऑपरेटर्स है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल पास में क्यों होते हैं? देखिए, अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज बाय राइबोसोम, जो प्रोटीन है वो सिंथेसाइज करती है राइबोसोम्स की ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और राइबोसोम तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। आर मॉडिफाइड, वो मॉडिफाइड करती हैं कहाँ? इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी बॉडी, जो गोल्जी बॉडीज की सिस्टर्नी है वहाँ पर ये मॉडिफाइड होती है बिफोर दे रिलीज्ड फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज, रिलीज करने से पहले ये उसको मॉडिफाइड करती हैं। गोल्जी ऑपरेटर इज द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। जो गोल्जी ऑपरेटर्स है वो इम्पॉर्टेंट साइट है किसका? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का। तो मेन देखिए इसका फंक्शन क्या है गोल्जी ऑपरेटर्स का? मेन इसका फंक्शन है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। उन मटेरियल का ये पैकेजिंग करती हैं जो इंट्रासेलुलर टारगेट्स में जाने वाले होते हैं या आउटसाइड सेल से सिक्रीट होने वाले होते हैं। ये किस फॉर्म में उसको पैकेज करती हैं? वेसिकल के फॉर्म में पैकेज करती हैं, और ये सारी चीज़ें जाकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फ्यूज करती हैं उसके सिस फेस से। ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। लाइसोसोम्स, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर हैं जो फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी ऑपरेटर्स। जब गोल्जी ऑपरेटर्स पैकेजिंग कर रहा होता है, ये प्रोसेस हो रहा होता है, तो उस दौरान ये फॉर्मेशन इनका हो जाता है। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। देखिए, जो आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल है वो ऑलमोस्ट सभी टाइप की हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में पाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोलेजेस, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज में पाया जाता है। ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पर। दीज एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। और ये जो एंजाइम है वो कैपेबल होते हैं डाइजेशन करने में, किसका? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड का, न्यूक्लिक एसिड का। अब इसके बाद बात करते हैं वैक्यूल्स की। द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। जो वैक्यूल्स है ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो कहाँ पाई जाती है? साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। इट कंटेन वाटर, वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर सेल। ये किसको कंटेन करती है? वाटर को करती है, सैप को करती है। इसके अलावा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते हैं या सेल के लिए यूज़फुल नहीं होते हैं उसको कंटेन करती है। द वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। अब ये जो वैक्यूल है वो किससे बाउंड होती है? सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। इन प्लांट सेल द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल। जो प्लांट सेल में है ये लगभग 90% ऑफ द सेल होती है। इन प्लांट द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आयन एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू वैक्यूल। कि प्लांट में जो टोनोप्लास्ट है वो क्या करता है? जो ट्रांसपोर्टेशन होता है आयंस का या फिर अदर मटेरियल का अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको वैक्यूल में ये ट्रांसपोर्ट करती है। हेंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल। इस तरह से जो कंसंट्रेशन इसका होता है वो वैक्यूल में ज़्यादा होता है साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में वैक्यूल में इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। इन अमीबा द कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इम्पॉर्टेंट। जो अमीबा होता है उसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इम्पॉर्टेंट होता है फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। और अलग अलग जो सेल होती है, प्रोटिस्ट होती हैं, फूड वैक्यूल आर फॉर्म्ड बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। इस तरह से बनती है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही था। इसके बाद हम लोग
बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया है और अदर जो ऑर्गेनेल्स बचे हुए हैं उसकी बात करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आई होप जितना आपको पढ़ाया वो समझ में आया होगा। इसको रिवीजन पर लेते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा अच्छे। बस आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।